बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। आज 30 मार्च है और 19वां रोज़ा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते का दिन है। ये प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें स्पेशली तौर पर ज़िक्र किया जाएगा जनाब मुल्की हालात के हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से, और कौन हमारे साथ है मुखलिस, इस हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोग्राम मेरी आवाज़ में। लेकिन सबसे पहले जो है जनाब आपको एक खबर दी जा रही है, खुशखबरी की। खुशखबरी सुनाई जाएगी आपको। ईरान के आलमी मुकाबला में पाकिस्तान के मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर ने पहली पोजीशन हासिल की है हुस्न किरात में। और देखें कि जनाब ये कितना बड़ा एजाज़ है। ईरान के आलमी मुकाबला ओवरऑल पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें से मुख्तलिफ बच्चों ने जनाब कुरान पाक की तिलावत में हिस्सा लिया और हुस्न किरात में पहली पोजीशन हासिल की पाकिस्तान के हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर ने। तो जनाब ये बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे मुल्क में भले जितनी करप्शन हो, हमारे सियासतदान भले अपनी अय्याशियों में गर्क हों, लेकिन हमारी मुल्क की आम आवाम जो है वो कुरान और अहादीस और किरात में इस हद तक जो है वो कामयाबी हासिल कर रही है कि दुनिया इस पर रश्क करती है। तो जनाब प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज के दिन के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। और एक आपको खुशखबरी सुना दी, अब सुनाते हैं जनाब एक ऐसी खबर जो हमारे दिलों पर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। तो जनाब एक मकरूज़ मुल्क, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इससे बड़ा मकरूज़ मुल्क दुनिया में और कौन है भला? मुझे आप बताएं। पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क ऐसा है जो इस हद तक जो है वो मकरूज़ भी हो और उसके हुक्मरान अय्याशियों में भी गर्क हों? ये तो एक दौर था सहाबा कराम का जब वो लोग अय्याशियों में गर्क थे। जनाब जिन्स परस्ती थी और लूट मार थी, और सबसे बढ़कर ये कि जनाब आम आवाम जो है वो करप्शन में गर्क थी और सूद का निज़ाम राइज था। तो यहाँ भी यही हालात है। पाकिस्तान, नाम पाकिस्तान है, काम है बड़े बड़े। तो जनाब पाकिस्तान भर में आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सूद का कारोबार नहीं हो रहा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर करप्शन नहीं हो रही, कौन सा इदारा ऐसा है जो रिश्वत नहीं लेता। ये आप और मैं नहीं, हर बंदा ही परेशान है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके आप मुझे लाजमी लाइक और कमेंट करें और उसके बाद कर दें इसको शेयर, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है जी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशली है जनाब पाकिस्तान के सियासी हालात और जनाब इसके अलावा यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस पर करेंगे बात जनाब। तो जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें तमाम दोस्तों को करते हैं वेलकम। मियाँ वसीम ने जी ज्वाइन किया जी हमें, माशाल्लाह का मैसेज किया। रियाज शौकत भाई ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका। आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चलें कि प्रोग्राम मेरी आवाज़ में ये एक बड़ी अहम खबर है कि जनाब ईरान के आलमी मुकाबला हुस्न किरात में हमारे पाकिस्तान के जनाब एक नौजवान, बल्कि बच्चा ही है, नौजवान तो नहीं हुआ, अभी छोटा ही है, तो हुस्न किरात में जनाब हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर ने पहली पोजीशन हासिल की है। ये बड़ा एजाज़ है। और एक और एजाज़ आपको बताने जा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए एक नया हेलीकॉप्टर जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है जिसकी मालियत जनाब 3 अरब रुपए है। हम वो कौम है जो खुद मोहताजी, गुर्बत और जहालत की चक्की में पिस रहे हैं। एक वो लोग हैं जो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अशराफिया की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और हम मकरूज़ हैं। हमने कर्जा लिया है ना, हम मकरूज़ हैं। हमने IMF से कर्जा लिया है, हम महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, हमने अय्याशियाँ की हैं, हम हेलीकॉप्टर ख़रीद रहे हैं।
ये हमारे जो है ना जी, मरियम नवाज साहिबा, क्या शाहाना ज़िंदगी है जी। ये ऐसे ही समझ लें कि ये मलका है हमारे मुल्क की, और बादशाह हैं यहाँ दो। एक है जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, और दूसरे बादशाह हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो जी मियाँ वसीम साहब ने जी, ये भी मियाँ ही हैं, तीसरे मियाँ वसीम भी हैं शायद। हेलीकॉप्टर वाह, ये मैसेज किया जनाब उन्होंने और फिर गायब हो गए। उसका कहना, इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब और ज़्यादा सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसिम महमूद साहब ने जनाब हमें ज्वाइन किया। जनाब आसिम भाई, कैसी तबीयत है आपकी, और अपना तारफ़ करवा दें, आप कहाँ से हैं और क्या काम शाम करते हैं जनाब। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए नया हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दिया गया है जिसकी कीमत 3 अरब रुपए। अब देखें, इस पे ही आप थोड़ा तवज्जो दें, थोड़ा सा ज़हन को आप ज़रा सा रिलैक्स करें और देखें आप, ये जो हुकूमत बनी है ये बनी है धांधली से। ये जो वज़ीर आला हैं ये हैं जाली वज़ीर आला। जाली समझते हैं आप? जाली मतलब जिसका कोई वजूद ही नहीं है, बाजी वो वज़ीर आला। जैसे एक डॉक्टर MBBS होता है, वो तो चलें जी, उसके पास कोई डिग्री है, वो MBBS डॉक्टर है, और जनाब उसके पास जो है वो तजर्बा है। और एक होता है अताई डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है। अब मुझे बताएं कि जो MBBS डॉक्टर है उसको तो कोई हाथ नहीं लगाता, जो अताई डॉक्टर है उसको तो पकड़ के ना बांध लेते हैं, और ड्रग कोर्ट में पेशियां भी चलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मामला सामने आते हैं। अभी डिप्टी बिलाल आतफ ही नहीं मान जी जनाब, वो बंदा जनाब करप्शन में बहती गंगा में हाथ धो रहा है। अब ये अताई डॉक्टरों को जो है उनसे मथलियाँ ली जा रही हैं, और साथ साथ डिप्टी हेल्थ बिलाल आतफ बड़े मज़े के साथ जनाब अपनी ईदी मुहिम शुरू कर रखी है, वसूल कर रहे हैं। ये देखें, ये है एक सिलसिला, एक सीज़न होता है ना। पहला सीज़न गुजर चुका है सर्दियों का, जब खांसी, गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी अलामात थीं। अब जो सिलसिला चल रहा है ये है गर्मी का, इसमें भी गला ख़राब, मलेरिया, बुखार, जाहिर सी बात है मच्छर है जनाब। तो अली रज़ा साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज, PM शेरा ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाई। मियाँ वसीम साहब की तरफ से जी, 80 मोटरसाइकिल नहीं ले सकते तो ये लोग हेलीकॉप्टर, वाह जी वाह जनाब। अच्छा जी, PM शेरा साहब ने जी मैसेज किया जी, ये वज़ीर आला आपको क्यों हज़म नहीं हो रही? भाई आप मुझे बताएं कि हमारी ज़िंदगियां, हम दिन ब दिन मकरूज़ होते जा रहे हैं और इन लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। क्या ये हेलीकॉप्टर ना होता पाकिस्तान में तो फिर ये हुकूमतें काम ना करती? इन्होंने हेलीकॉप्टर पे ही काम करना है यार, कुछ तो ख्याल करो यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह का मैसेज ही अली रज़ा भाई का, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे जनाब। मियाँ वसीम, एक जी अताई डॉक्टर, एक जाली। अताई डॉक्टर ही जाली डॉक्टर होता है यार, आपको किसने कह दिया कि अताई और होता है और जाली और होता है? अताई वो होता है जो पैसे दे के सरकारी इदारों को डॉक्टर बने, उसको उन सरकारी इदारों ने अता कर दिया होता है कि आप जी डॉक्टर साहब आए जी, बैठे डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत है। वो इदारे भी उस बंदे को डॉक्टर बना देते। जिमें भूए चढ़ाने वाली गल है ना, इवें उन्होंने भी डॉक्टर कह कह के उन्होंने भूए चढ़ा देंगे ने। तो फिर की होंदा जनाब कि जनाब फिर वो डॉक्टर जड़ा है वो चट्टी भरन नूं तैयार हो जाता है। PM शेरा की तरफ से मैसेज ही, पहले भी तो उस्मान बुज़दार था, वो काबिल था वज़ीर आला की पोस्ट के लिए। भाई काबिलियत या उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की, मैं बात कर रहा हूँ अय्याशियों की, मैं बात कर रहा हूँ अवाम की गुर्बत की, और मैं बात कर रहा हूँ मकरूज़ पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए कैसे परेशान है, और हमारे हुक्मरान हेलीकॉप्टर नए से नए ख़रीद रहे हैं। पहले पराडो के लिए, गाड़ी के लिए जनाब मोहतरमा की शाहाना गाड़ी के लिए टायर ख़रीदने के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए का ख़र्चा, और अब हेलीकॉप्टर के लिए 3 अरब रुपए का ख़र्चा। अच्छा जी, रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि जालिम को रोका नहीं जाता बल्कि उसके जुल्म से बचने के लिए तदाबीर बताई जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है जनाब। और
मुख्तियार अहमद ने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया जी। वालेकुम सलाम। मुख्तियार भाई कैसे हैं आप और कहाँ से हैं, अपना मुकम्मल तारफ़ करवा दें। जी जनाब, तो एक मकरूज़ मुल्क के लिए एक जाली वज़ीर आला मरियम नवाज़ को नया हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दिया गया है उसको देने के लिए, जिसकी कीमत 3 अरब रुपए बताई जा रही है जी। अवाम भूख से मर रही है और हुक्मरान अय्याशियों में गर्क है। अवाम को आटा नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी के लिए अवाम परेशान है। IMF ने महंगाई कदर कर दी है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये पेट्रोल, ये बिजली, ये गैस के जो बिल हैं ये बढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे जो हैं ये IMF के मरहून मिन्नत हैं। और यहाँ तो जनाब बात ही कुछ और चली जा रही है। हमें खुद से, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। इन दिनों में बड़ी खुशहाली होती थी ना, बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों कारब को, करीबी लोगों को, दोस्तों को और हमसायों को, जो भी गरीब लोग होते थे ना, उनमें इन दिनों में जो है वो राशन की तकसीम होती थी। मैं खुद करता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुस्तहिक लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ बैठकर मशवरा करने के बाद उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ तावन किया जाता था। और ये मैं अकेला नहीं करता था, मेरे साथ बहुत सारे लोग शामिल होते थे। अब हालात कुछ तब्दील हुए। मैं काफ़ी दिनों से लोगों के साथ राब्ते में हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये 500, 200, 400 ये इमदाद जो है ये हमारे मुस्तहिक लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। ये जी PM शेरा का और कहना है जी, बोले जाएं, झूठ पे झूठ बोले जाएं, कोई बात नहीं है जी। ये इनका कहना है जी, इंशाल्लाह यही हुकूमत सब कुछ ठीक करेगी। बिल्कुल जी, यही ठीक करेगी। ये सबसे पहले ठीक करेगी जो उनके ऊपर केस हैं उनको, ये सबसे पहले ठीक करेगी जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं उनको, ये सबसे पहले ठीक करेगी जो उनके ऊपर एलिगेशन थे सियासत ना करने के उनको। ये सबसे पहले अपने मामला ठीक करेगी, फिर अपने भाई के मामला ठीक करेगी, फिर भतीजे के, फिर बेटियों के, बेटों के, उसके बाद करेगी अपने जो वज़ीर रिश्तेदार हैं उनके, उसके बाद करेगी जो नून लीग के खासुल ख़ास लोग हैं उनके मामला ठीक करेगी। अवाम की बारी जब आएगी तब तो ये लोग किक आउट हो जाएंगे जनाब। तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जनाब। कप्तान जो है उसको रिलीज़ किया जा रहा है, वो बाहर आ रहा है। इमरान खान जो है वो इंशाल्लाह ये चंद ही दिनों में आप आवाम के सामने आपके साथ होगा। और ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने धोखे से, फ्रॉड से हुकूमत बनाई है, ये सब तितर बितर हो जाएंगे। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। अब ये फौरी तौर पे इस पर इम्प्लीमेंट होता है या कुछ देर बाद होता है, इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और अली हैदर भाई की तरफ से जनाब मैसेज ही, अली हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया। काजी शौकत रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज है जी। काजी फायज ईसा की बीवी के फ्लैट्स बचाने के लिए, अदालती स्कैंडल को दबाने के लिए कोई नया वाक़या करवाया जा सकता है। कौम को होशियारी दिखाने की ज़रूरत है, कौम खून पानी की तरह बहने वाला है। PM शेरा की तरफ से मैसेज, डेयर आप मुझे PTI के सपोर्टर लगते हैं। भाई ये वोटर, ये सपोर्टर, ये अब मामलात इससे बहुत आगे जा चुके हैं। आप बहुत छोटे से थे तब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास, मैं देखता रहा हूँ कि क्या कुछ था और आज क्या कुछ है। लेकिन जब आप छोटे थे तो आप 1 लाख रुपए के मकरूज़ थे, जब आप बड़े हुए तो आप 3.5 लाख रुपए के मकरूज़ हुए। ये 1 लाख से 3.5 लाख का जो सफ़र है ये ऐसे ही तय नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी करप्शन कहानी है और उस कहानी में सब ही इन्वॉल्व हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये सारी जमातें शामिल हैं। क्योंकि मेरे मुल्क को इन अफराद ने, ये चंद गिने चुने सियासतदान हैं, इन्होंने मेरे मुल्क को बराए फ़रोख्त की तख्ती लगाकर बाकायदा तौर पर बेचा है।
और हमारा जो अदलिया है ना जी, हमारा जो इंसाफ है, ये भी आजकल बराए फ़रोख्त की ही तख्ती पर अमल पैरा है। और यहाँ इंसाफ नाम की कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूँ। मेरे ऊपर एक केस बना, उस केस को मैं 7 साल लेके चला, क्योंकि मैं हक पर था, मैं हक पर था। इस वजह से वो केस 7 साल चला। आखिर में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे भी 50,000 रुपये जुर्माना चट्टी के तौर पर देना पड़ा। ये है कानून। और इस कानून की मद में जब तक मैंने वो 50,000 नहीं दिए, मुझे हर महीने पेशी पर आना होता था। और जब मैं पेशी पर नहीं पहुंचता था तो जनाब पुलिस मुझे पेशी पर लेके जाने के लिए तैयार होती थी कि आए जी, हम आपको पकड़ के लेके जाते हैं जी, जज साहब का ऑर्डर है। और ये ऑर्डर लोहे का गार्डर, और ये सारे जितने भी मामलात हैं जनाब पैसों के लिए हैं। कहाँ है कानून, किसको मिल रहा है इंसाफ? आप में से किसी के साथ अगर कोई ज्यादती जुल्म हुआ है तो आपको इंसाफ मिला है तो आप मुझे लफ्ज़ों में ज़रूर बयान कीजिएगा। चलें, ठीक है जी। मोहम्मद तलहा यासीन ने हमें ज्वाइन किया जी। मुख्तार अहमद ने खान कब रिलीज़ हो रहा है? इंशाल्लाह जी ये जल्द बदेर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अभी तो चल रही है खिचड़ी, अभी तो पार्टी जो है ये आगे 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 जा रही है, लेकिन खान जो है वो जल्द रिलीज़ होने के इम्कानात हैं जनाब। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के जो जियाले हैं उनके लिए। और जनाब आपको एक और अहम बात बताने जा रहा हूँ मैं। हमारे मुल्क में तालीम की कदर इस हद तक ज़्यादा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आला तालीम याफ्ता और स्कॉलरशिप पाने वाली खातून पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर, जिन्हें कोई एजाज़ भी दिया गया होगा और जनाब सदारती अवार्ड भी दिया गया होगा, लेकिन वो मोहतरमा अफशा लतीफ़ अपनी MA और दीगर तालीमी डिग्रियों पर पकोड़े और समोसे रखकर बेच रही हैं जनाब। ये जी रेडी लगाई हुई है मोहतरमा ने, और इनके पास 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, गोलगप्पे पकोड़े और समोसे बेच रही हैं जनाब, और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ तालीम माशाल्लाह से, पहले तो ज़रूरत ही नहीं है तालीम की, क्योंकि हम तो भेड़ बकरी हैं ना। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा तालीम से, हम तालीम हासिल करें हम तालीम हासिल ना करें, क्योंकि ये मोहतरमा किसी बैकवर्ड इलाके से होंगी। इन्होंने पंजाब कमीशन का जो है वो पास किया है इम्तिहान, और फिर मजबूरी ये हुई कि रोज़गार नहीं है, तो अब क्या करें? घर को चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। डिग्रियां बिक रही हैं, ये आप ऐसा कबाड़िए की दुकान पे आप चले जाएं, किताबें बिक रही हैं। हमारी ये कौम जिसको किताब की भी कदर नहीं रही, उसकी वजह क्या है? ये जी मैं जब पढ़ता था ना तो तब एक सिलेबस जो है ये 8 साल 10 साल तक चलता था। तो अब क्या हालात हैं? 6वें महीने में तब्दील कर देते हैं सिलेबस, या जैसे ही साल ख़त्म होता है जी नया सिलेबस आ जाता है जी, ये काम ऐसे ये किताबें आपने पढ़नी है। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं, वो किताबें जो पहले बनाई गई, प्रिंट की गई, वो उनका मुआवजा अदा किया गया, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा भी खाया, फिर उसके बाद उन किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और अब नई किताबें जो हैं वो अशात के लिए रखी गई हैं और उसके बाद आवाम में बच्चों में तकसीम की जाएंगी। वही किताब जो पिछले साल या पिछले सेमेस्टर में वो किताब जो थी वो तकरीबन 80 रुपए की थी, आज वो किताब 250 रुपए की है। उसकी वजह क्या है यार? ये जो लोग साइन करते हैं ना, सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी तो अपना हिस्सा लेना होता है ना। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम जाहिल कौम है और हमारी जाहलियत की इतनी इंतहा है कि जनाब हम जो भी हमारे साथ ज़्यादती होती रहे हम आवाज़ नहीं उठाते। और क्यों आवाज़ उठाएंगे? ये हेलीकॉप्टर जो 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर जो है मोहतरमा की सैर सपाटे के लिए लिया जा रहा है,
शर्म नहीं आती? पहले हमारे पास क्या है, पहले ये हमने लिया है कर्ज जी, ये कर्ज लेके जी कर्ज लिया है, उस पर ये 10 रुपये का कर्जा लिया है और हमने 5 सालों में अदा करना है, और हमने 10 रुपये की बजाय 30 रुपये देने हैं जनाब। 20 रुपये इसके ऊपर इंसेंटिव है, मतलब सूद है। जब तक हम सूदी निज़ाम से बाहर नहीं आएंगे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। अदनान जानी साहब ने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया दिया। अदनान भाई, कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं? और कैसे मामला चल रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या कारोबार है? और सुनाएं, ईद की तैयारी श्यारी मुकम्मल हो गई है? अच्छा जी, एक वक्त था जनरल मुशर्रफ का दौर था, और जुमे के दिन की छुट्टी हुआ करती थी ना, और फिर जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई और मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। जुमे की छुट्टी जब थी तो मुल्क खुशहाली की राह पर गामज़न था। आप अंदाज़ा लगाएं कि सब लोग जुमे की तैयारी करके नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, पता चलता है ना छुट्टी का पता चलता है। तो जनाब ये तब से ही हमारा मुल्क जो है ये पस्तियों में गर्क हो रहा है। पस्तियां समझते हैं गड्ढे में, खड्डे में गर्क हो रहा है, ये अंधे कुएं में गर्क हो रहा है हमारा मुल्क। और हमारे जो हुक्मरान है वो तब देख लें जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक जो अशराफियाँ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका बैंक बैलेंस और उनकी शाहाना लाइफस्टाइल में कितना इजाफा हुआ है। रियाज शौकत साहब ने एक और मैसेज किया है, अगर इन चोरों और गलीज हुक्मरानों के होते हुए इस मुल्क में सोने के पहाड़ भी निकल आएँ और तेल के दरिया बहने भी शुरू हो जाएं, तो तब भी ये कौम मकरूज और गरीब से गरीब तर होती रहेगी, और अमीरों की अय्याशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, और हम लोग फिर भी कर्जा लेने के लिए कशकोल लेकर चल पड़ेंगे, क्योंकि भिखारी हुक्मरान भिखारी ही रहते हैं। अगर लीडर पढ़ा लिखा और गैरतमंद हो तो वो कौम को भी पढ़ाएगा और गैरतमंद बनाएगा, और भिखारी खुद भी मांगेगा और कौम को भी भिखारियों वाली लाइनों में लगवाया हुआ है। क्यों जी? मुमालिक को, और तब हम बड़े खुशहाल थे। फिर एक वक़्त आया जनरल अयूब के दौर में कि जनाब, फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि हमारा मुल्क जो है ये लुटेरों के हत्थे चढ़ गया, और आज तक लूटा ही जा रहा है जनाब। अच्छा जी, एक और अफसोसनाक खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला करके SHO समेत पूरी पुलिस टीम अगवा कर ली है जनाब। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि कच्चे के डाकुओं ने चौकी पर हमला करके पुलिस की पूरी टीम और SHO को उठा लिया है जनाब। ये तो फिल्मों में ऐसे होता था कि सुल्तान रही जनाब घोड़े पे आया और उसने जनाब आके पूरा थाना जो है ये मलियामेट कर दिया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो लोग पुलिस के जुल्म व सितम का शिकार रहे हैं, जिनके ख़ानदान या मासूम लोग पुलिस के हाथों कत्ल हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर उनके साथ पुलिस का जो रवैया रहा है, फिर वो बदले की आग जगेगी ना। तो ये बदले की आग है जो कच्चे के डाकू जो हैं ये पुलिस से ले रहे हैं। लेकिन आम आवाम का क्या कसूर है यार? इसमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए। अगर कोई पुलिस या आवाम का अपना कोई डाकुओं का सरबराह है तो मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, उससे बात करना चाह रहा हूँ, ताकि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं ना इनको देखा जा सके, आम आवाम को रिलीफ दिया जा सके, और सबसे बढ़ के ये कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने आपको तकलीफ़ तो नहीं दी। तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ रियासतें जो है ना वो हेलीकॉप्टर ख़रीदने में लगी हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, और हम बज़ाते ख़ुद
लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें चाहिए आटा, और ये आटा जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें भी चैन नहीं आएगा और हमारे बच्चों को भी चैन नहीं आएगा। जनाब, पेट भरने के लिए आटे की ज़रूरत है। आटे से भी याद आया मुझे भी घर से पैगाम आया कि जी आते हुए फ़लाँ चीज़ें लेते आइएगा। तो अब मुझे बताएं कि इस हालात में जब हमारे हुक्मरान 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर लेंगे तो आटा तो और महंगा होगा ना मेरे भाई। तो जी, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए लाजमी तौर पर मेरे प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें जनाब। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जनाब एक स्पेशल प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं उनके जो भी अज़ाइम हैं आवाम को लूटने के, उनको करेंगे हम बेनकाब। और जनाब आपको बताएं, नवान तारिक साहब ने जी हमें ज्वाइन किया, जनाब बहुत शुक्रिया आपका। और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे प्रोग्राम को आगे शेयर करें। आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांगता ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, ना मैं आपसे कोई सपोर्ट हासिल करना चाहता हूँ। बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि आप प्रोग्राम मेरी आवाज़ को आगे शेयर कर दें, क्योंकि आपका भी जो हल्का अहबाब है वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप मुझे कॉल करें, और कॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मेरा नंबर हो। तो जनाब, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका भाई, आपका दोस्त यासिन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ, और ज़रूरी है कि मैं आपसे रब्ते में रहूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है जनाब, और 19वां रोज़ा है, 30 तारीख़ है जी आज, और मेरा ख्याल है कि मार्च का महीना 31 का होता है। जी जनाब, मार्च का महीना वाक़यातन 31 का है, और 31 तारीख़ को 20वां रोज़ा है, और जनाब ईद उल फितर बनेगी 10 अप्रैल को। ये तो जनाब 29 रोज़े होंगे मेरा ख्याल है। हाँ जी, 29 रोज़े होंगे और 10 अप्रैल को ईद होगी। तो जी ये कैसी ईद है? गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। हम कर्ज़ों की दलदल में धंसते जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर इस तरह का जुल्म कर रहे हैं कि आए रोज़ दिन ब दिन हमारे ऊपर जो है ये कर्ज़े की, सूद की शरह बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, ये बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। मैं किसी से कर्ज़ लेता हूँ ना तो उसको वही वापस करना होता है, लेकिन IMF की जो शराइत है उसमें जो मैं कर्ज़ ले रहा हूँ ना जनाब, तो उसको सूद समेत वापस करना है। तो जब हमारा ये सूदी निज़ाम होगा, जब हमारी ये तालीम जो है ये बराए फ़रोख्त होगी, जब हमारी अदलिया बराए फ़रोख्त होगी, जब हमारी सहाफ़त जो है वो बराए फ़रोख्त होगी, जब हमारी सेहत में कुछ इक़दामात नहीं किए जाएंगे, जब हमारी सियासत में चोर उचक्के लाए जाएंगे, जब हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? एक अंदाजे के मुताबिक आप इस बात पे भी गौर रखें कि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ हर इदारा बहती गंगा में नहा रहा है। हाथ धोने वाली बात तो बहुत पीछे रह गई, अब तो बहती गंगा में नहा रहा है, डुबकियाँ लगा रहा हर इदारा। टीचिंग का शोबा आप देख लें, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको भी देखें और गवर्नमेंट सेक्टर इसको भी देखें। दोनों जो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जनाब आवाम को लूट रहा है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जनाब हुकूमत के कौमी ख़जाने, वो भी तो आवाम की तरफ से ही है ना जनाब। ये जो कर्ज़ा लिया है ये आवाम ने अदा करना है, तो वो कर्ज़ा जो है वो रखा गया है। अब जो टीचर हजरात हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। होता क्या है? करप्शन 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 करप्शन। हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है मुझे बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। ये जी पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल किसका है? पेट्रोल अमेरिका का है, ईरान का है, इराक का है, सऊदी अरबिया का है, किसका है? पाकिस्तान में पेट्रोल छोड़ दें, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, चलें जी आ जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गंदम है,
गंदम में खुद कफील हैं हम लोग जी। और हमारे यहाँ कितनी फसलें हैं, अंदाज़ा लगाएं आप। हमारे पास यहाँ सूरजमुखी, कनोला जिसको बोलते हैं, और हमारे पास जनाब ये सब्ज़ चारा, ये सब्ज़ चारा भी दुनिया में फ़रोख्त हो रहा है यार। और हमारे पास जनाब ये भुट्टे, छल्लियाँ, सबसे ज़्यादा गंदम हम दूसरे मुमालिक में दे रहे हैं ना। गन्ना, ये हमारी शुगर मिलों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आधा मुल्क जो है ना, आधा मुल्क उसको मफलूज किया है शुगर मिलों ने। यकीन जाने आप, मेरे आदादो शुमार के मुताबिक अगर आप गन्ना लगाना छोड़ दें, कोई और फसल, लहसुन लगाएं, प्याज लगाएं, धनिया लगाएं, मसाला जात लगाएं, दालें उगाएं, और कपास में आप देख लें, कपास हमारा मेरा ख्याल कुछ चौथा या पांचवा या आठवां मुल्क होगा दुनिया में कपास की बेहतरीन काश्त करने वाला। लेकिन हम जो हैं ये कह रहे हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई होगी। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? कमोबेश 8 से 10 ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। रियाज शौकत साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। जवाहरलाल नेहरू ने एक मर्तबा फ़ौजी छावनी का दौरा किया और रात का खाना लग चुका था और एक फ़ौजी नेहरू की मौजूदगी से बेखबर प्लेट में पड़ा मुर्ग रोस्ट बेसब्री से खाने लगा, तो नेहरू साहब ने उसके कंधे पर क्या किया भाई जी, कंधे पर हाथ रखकर बोल दिया कि भाई आस्ता खाओ क्योंकि अब ये मुर्दा है, कहीं नहीं भागेगा। यही हालत हमारे मुल्क के हुक्मरान तबके की है भाई। हमारा मुल्क भी नीम मुर्दा हालत में है। सुकून से खाएं, नोचें मत। ये कौन सा कहीं भागा जा रहा है? बिल्कुल जी, ये जनाब हमारा मुल्क जो है ये वाकई कहीं नहीं भागा जा रहा। जो भी अशराफिया इस मुल्क को नोच रहे हैं, सुकून से आप इसको खाएं। ना ये इसने कहीं जाना है, ना किसी ने भी कहीं नहीं जाना। बस जाना है तो फिर अवाम ने जाना है, आपने भी कहीं नहीं जाना। आपने किसी को जवाब नहीं देना, सिर्फ अवाम ने अल्लाह को जवाब देना है कि आपको अल्लाह पाक की बारगाह में सपोज़ करें, अल्लाह पाक की बारगाह में हम बैठे खड़े हैं हाथ बांध के, तो जनाब अल्लाह पाक हमसे पूछेंगे कि जी आपको ये मुल्क पाकिस्तान दिया गया, पाक सरज़मीन के नाम पर आपने, कलमा तैयबा के नाम पर आपने ये मुल्क हासिल किया, आपने वहाँ पर क्या किया? आपके ऊपर जितना जुल्म हुआ आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपने हुक्मरानों को, अशराफिया को, अपनी अदलिया को आपने क्यों नहीं ललकारा? मैं तो फ़ख्र से कहूँगा कि जनाब मैंने इन चीज़ों को बेनकाब करने की कोशिश की, मैंने अपना हक अदा किया। मैं वो अबाबील हूँ जिसने एक कंकर का दाना हाथियों पर गिरा दिया है। अब आगे कंकर जाने, मालिक जाने। मुझे ज़िंदगी और मौत बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जिसको तालीम, इल्म से दूर रखा जाता है, जिसको रोशनी, ज़ाहिर सी बात है रोशनी नहीं होगी हमें नज़र क्या आएगा? हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? 10 सेक्टर ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो दूसरे ममालिक पर हुक्मरानी कर सकते हैं। क्यों हम ये मैकडोनल्ड, ये KFC और इस तरह के जो दूसरे ब्रांड हैं उनको क्यों अपने मुल्क में आने की इजाज़त देते हैं? ये जो सिगरेट के ब्रांड है, ये जो चाय की पत्तियां, हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है? मुझे बताएं भाई। पेट्रोल क्यों इतना महंगा कर रहे हो? क्या वजह है? क्या हमारा मुल्क जो है ये आपको गंदम, ये चना, ये चावल, ये घी,
सॉरी घी कह दिया, ये गन्ना, ये कपास और दीगर अजनास आपको नहीं दे रहा। सिर्फ एक पेट्रोल के चक्कर में आपने अवाम को बुद्धू बना के रखा हुआ है। खुदा का खौफ करो यार। ये आप यकीन करें कि पाकिस्तान जो है ये चावल में भी बेहतरीन काश्त करने वाला जो है ये इदारा है। ये पाकिस्तान में आप देखें चावल, कपास, गंदम, गन्ना, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स। अब देखें आम के हवाले से पाकिस्तान जो है ये दुनिया में कितना आगे है। और चाइना ने आम निकाल दिया है जिसमें गुठली ही नहीं है। यार ये क्या बदतमीज़ी है। जिसका बाप नहीं होता ना वो हलाल का नहीं होता। और यहाँ हर फल में गुठली है। ये सारे हलाल हैं। हराम क्या है? हराम है करप्शन, हराम है रिश्वत, हराम है कर्जा लेना और ख़ुद अय्याशियाँ करना और अवाम को उस कर्जे की दलदल में धकेलना। ये हराम है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पर आप जनाब मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें। ज़ाहिर सी बात है आप शेयर करेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। और एक बात और बताने जा रहा हूँ मैं। रहीम यार खान थाना इकबालाबाद की हदूद में दुकान से 2 नामालूम डेड बॉडीज़ मिलने का मामला जो सामने आया गुज़िश्ता रोज़, उस पर DPO रहीम यार खान ने एक्शन लिया। ASP सर्कल और SHO कैमरा मौका पर पहुँचे और जनाब पुलिस को पुकार 15 पर 2 कस नामालूम अफराद खैबर पेट्रोल पंप के साथ दुकान से उनकी लाशें मिली थी और इन लाशों को जो है वो मस्क किया गया है। मेरा ख्याल है इनके साथ जुल्म और ज़्यादती भी हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इनको मारा गया है। ज़ाहिर है मार के ही मारा गया होगा ना। एक तो बंदा पहले ही मरा हुआ है, ऊपर से फिर मारा गया है। यार ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जी हमें जो है वो इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है हमारा। और इस मिसयूज़ में सारे ही मुलव्वस हैं, हमारे अपने भी मुलव्वस हैं, हम और गैर भी मुलव्वस हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज जी रियाज शौकत साहब ने एक और मैसेज किया जिसे आउज़ बिल्ला पढ़ने से शैतान को तकलीफ़ होती है। बिल्कुल जैसे आउज़ बिल्ला पढ़ने से शैतान को तकलीफ़ होती है, बिल्कुल इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से एक ख़ास तबके को बहुत तकलीफ़ होती है जिसे पटवारी कहते हैं। यार पटवारियों को क्या तकलीफ़ है? पटवारी तो ये हमारे रकबों की देखभाल करने वाले हैं ना। लेकिन हमारे जो पटवारी हैं ये भी अब बड़े चालाक हो गए। इनके पास भी जनाब, इनकी भी शानदार ज़िंदगी है, इनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जनाब। और ये अय्याशियों में किसी से भी पीछे नहीं है जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में ये पटवारी जो है अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे कि जो आम आवाम को जो है वो जलील और रुस्वा करने पर लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा बाकी लोगों के साथ होता है। ये जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है 11 बज चुके हैं जनाब। तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मददगार प्रोग्राम का सिलसिला मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज़कात, अतियात, फतराना और सदका जो भी है वो नहीं दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मददगार प्रोग्राम में आप हमारा साथ दें। आप 500, 1000 या जितना भी आप अपनी खुशी से देना चाहें वो आप मेरा नंबर नोट करें, मुझसे रब्ता करें। मैं आपका वो दिया गया पैसा मुस्तहिक लोगों तक आपके साथ जाके पहुंचा के आऊँगा जी। तो 0300 6720345 0367 भी 345। एक बारी फेर नंबर सुन लो मेरा 0367 भी 345 और 0300 6720345 पे आप मुझे कॉल करके मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आप जहाँ कहीं भी हैं मैं आपके पास
पहुंच जाऊंगा। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका भाई, आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ जनाब। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज के इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह कुछ 8 लोगों को जो है वो फौरी तौर पे हेल्प मुहैया करेंगे अफ्तारी से पहले पहले। तो नमाज असर के फ़ौरन बाद ही उन घरानों में राशन की तकसीम होगी, इमदादी सामान जो है उन तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब आप मेरा साथ देंगे। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं बंदा नाचीज़ आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी जगह पर हैं, आप मुझे कॉल करें। इजी पैसा अगर आप करना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप खुद से देना चाहें तब भी ठीक है, कोई अमानत मेरे सुपुर्द करना चाहें तब भी ठीक है। मकसद मेरा ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक इमदाद पहुंचनी चाहिए। वो तेरे या मेरे हाथ का कोई इसमें सवाल ही नहीं है जनाब। तो जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मददगार प्रोग्राम के लिए उन घरानों की आप ज़रूर मदद करें जो यतीम हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो माजूर हैं, जो बीमार और लाचार हैं। उन घरानों को आप लाजमी सपोर्ट करें। अल्लाह पाक ने आपको अजर अजीम देना है, मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट देनी है या मैंने आपके साथ मिल के उस घराने को जो है इमदाद पहुंचानी है। तो ये सारे मामला जो है ये मददगार प्रोग्राम के प्लेटफार्म से ही मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये जो 10 दिन बाकी बचे हैं इसमें आपको दुनिया में 10 गुना और आखिरत में 70 गुना इसका अजर आपको मिलेगा जनाब। रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज, पटवारियों से काबिल रहम कोई मखलूक नहीं है, क्योंकि चोरी बाप ने की, अयाशी उनकी औलाद कर रही है और गालियां बेचारे ये खा रहे हैं। ये कैसा कानून है, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है जी हमारे यहाँ सियासतदानों की। ये एक वक्त था जब जरदारी सब पे भारी और इस बंदे को सरे महल के और मनी लॉन्ड्रिंग वो अयान अली के हवाले से जनाब इसके ऊपर कुछ केस वगैरह चले, सारे ख़त्म हो गए। मेरा तो कोई केस नहीं ख़त्म होता यार, मैं तो 7-7 साल 10-10 साल उसके बाद फिर जुर्माना अदा करता हूँ, तो इनके केस कैसे ख़त्म हो जाते हैं? ये क्या वो अगरबत्ती वो उसका धुआं देते हैं कि जी सारे केस इनके ख़त्म हो जाते हैं? यार खुदा का वास्ता है भाइयों, कुछ तो ख्याल करो। अच्छा जी, अब बाकी मामला। आसिफ असमतुल्ला ने जी हमें ज्वाइन किया जनाब। मेरी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। और जी तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर प्रोग्राम मेरी आवाज़ को आगे शेयर किया करें। आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि मेरा और आपका जो आवाज़ और तस्वीर का रिश्ता है ना, इसको मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे प्रोग्राम को लाजमी लाइक कमेंट और शेयर किया करें। आपके इस तरह शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और मैं आपके साथ मुखातिब होता हूँ जनाब। तो जी मददगार प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो 5 मिनट का होता है। हमारा जो भी दोस्त इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं बल्कि नहाना चाहते हैं, तो आज 10 दिन बाकी हैं जनाब। तो आप तमाम दोस्त जो हैं वो जल्दी जल्दी से फ़ैसला करें और प्रोग्राम मेरी आवाज़ के तवस्सुत से मददगार प्रोग्राम में शामिल हों और हिस्सा डालें आप, ताकि मददगार प्रोग्राम जो है वो मदद कर सके उन मुस्तहिक घरानों की, उन यतीम घरानों की और उन मजबूर घरानों की कि जो लोग इमदाद के वाकई ही मुस्तहिक हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब। भाई क्या हाल है, खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताएं आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? हाँ जी सर, शॉपिंग कर ली है। आते हैं बाजार देख के चले जाते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं। हिम्मत नहीं हो रही है लेने की कोई चीज भी। क्या कपड़ों के रेट पूछ लो, सूटों के सूट के देख लो, 3-3 हजार 4-4 हजार से कम आ नहीं रहे। क्या करें सर, बस अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है और कोई मसला नहीं। महंगाई का तनासब इस हद तक ज्यादा बढ़ा हुआ है या कुछ और मामला हैं? सर जी ये देखिए मेरी बात सुने, अभी इन्होंने गर्दा लिया है ना जी तो उसके असरात ये है कि अभी चलो खबर चल रही है कि पेट्रोल या कम को महंगा हो रहा है, तो ये इन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों ने किराए बढ़ाना शुरू कर दिए।
इन्होंने दुकानदारों ने कहा जी पेट्रोल महंगा हो गया, किराया ज्यादा हो गया, पीछे से चीजें महंगी हो गई हैं जी, कंपनी ने रेट बढ़ा दिए। मतलब कि अभी किसी चीज के रेट बढ़े नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि ईद है, अब तो हर किसी ने लेने बच्चों के कपड़े लेगा। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों के कपड़े लेने चलो, कह रहे गर्मियों के भी ले लेते हैं, ईद के भी साथ हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अब हर चीज लेने के लिए इंसान के पास पैसे भी तो होना। अब घर की रोटी पूरी कर रहे हैं या ये हम कपड़े ले, जूते ले, हम तो खुद परेशान हो रहे हैं। इस मुल्क को इन लोगों ने तबाह कर दिया, बिल्कुल ना, समझ लो ये एक किस्म का ढांचा बन गया मुल्क, मुर्दा हो गया ये मुल्क। मेरे भाई ये मुल्क बड़ा खुशहाल है। अभी 3 अरब रुपए का जो है हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो हेलीकॉप्टर ले रही हैं। सर ये खुशहाली उनके महलों तक महदूद है, बस ये बाहर नहीं निकलती। ये खुशहाली इनके हेलीकॉप्टरों तक महदूद है, इनके प्रोटोकॉलों तक महदूद है, उनके खाने पीने जाके देख ले आप। एक बंदे ने 2 रोटियां खानी है, लेकिन मेरे ख्याल में 100 डिशें पकी होती हैं इनको खाने के लिए, उन्होंने खानी एक होती है। तो बाकी सारा ऐसे इधर उधर खा जाते हैं, मुलाजम खा जाते हैं, ये वो खा जाएंगे, ये फेंक देंगे। ये मतलब ये किसी को खाने नहीं देते, ये कहते हैं हम खाएं, जाया करें तो हम ही जाया करें, कोई और ना खा जाए। रियाज भाई इनकी याशियों में तो कोई कमी नहीं आ रही ना। रियाज भाई 25 थोड़ा करे ना। रियाज भाई 25 करोड़ आवाम के ऊपर ये 5 लाख अशरफिया जो हैं ये भारी हैं। तो सर इनको लेके कौन आता है? हम लोग ही लेके आते हैं, हम खुद ही वोट देते हैं। कौन लेके आया? मैंने तो इनको वोट नहीं दिया। देखिए मेरी बात सुने, मैंने इनको वोट नहीं दिया। सर ये एक वोट से थोड़ी आए। अगर आपने वोट, हर बंदा ये कहेगा, वो जिससे पूछ लोगे कि मैंने वोट नहीं दिया, उससे पूछ लोगे तो मैंने वोट नहीं दिया। आखिर इनको कौन सी खलाई मखलूक लेके आती है? आखिर ये भी तो इक़्तिदार में आके बैठ ही गए ना। असल में हमारे पावर दी है, कोई जबरदस्ती तो इक़्तिदार में कोई नहीं आया ना। हमारे मुल्क में किसी के सर पे आए हैं। आपने कभी लूडो खेली है? लूडो? हाँ जी, हाँ जी। आपने देखा होगा कि लूडो में जनाब एक छक्का होता है, एक चौका होता है, एक यक्का होता है। तो ये सारे कमालात जो है ना जनाब ये यक्के के हैं। आप देखें कि इनके छक्के लग जाते हैं, इनके छक्के लग जाते हैं। हाँ मतलब सारे कमालात ये यक्के के ही हैं। और मेरे मुल्क की ये बदकिस्मती है। मैं आपको चलें, मौका भी है, दस्तूर भी है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप आज मेरी बात भी सुन लें। ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब से पाकिस्तान बना है ये पाकिस्तान की आवाम फैसले नहीं करती, ये फैसले किसी और जगह पर किए जाते हैं। सर मेरी बात सुने, मैं आपकी बात काटता हूँ। आपने कहा है कि ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 5 लाख शराबियां हैं। मैं कहता हूँ ये 5 लाख शराबियां जो है ना हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं आई, ये इनको लाने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, सिर्फ 5 लोग हैं। अगर वो 5 लोगों का आवाम जो है उनका सत्यानाश कर देते तो हमारा मुल्क भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये इदारों के जो बड़े बड़े है ना, जो इनके चीफ गेस्ट है, चीफ बने हुए जो, यही 5 लोग हैं। ये 5 इदारों के 5 लोगों को पकड़ ले, ईमानदार लोग ले तो देखे आप। मैं कह रहा हूँ ईमानदार ना ले जाए, किसी हिंदू को बिठा दे, किसी यहूदी को बिठा दे, किसी अंग्रेज को बिठा दे, फिर देखिए हमारा मुल्क कैसे ऊपर जाता है। हमारे पास क्या कुछ नहीं है हमारे मुल्क में आने को। मेरे भाई चलें प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे भी एक बात याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक वक़्त था जब रियासत बहावलपुर खाना काबा का ग़िलाफ़े काबा तैयार करके देते होते थे। और यहाँ क्यों इस रियासत को और बहावलपुर से आगे का इलाका सादिकाबाद तक सर सादिक जो है उनके नाम पर ये जो है सादिकाबाद बनाया गया, ये क्यों इस इलाके को पसमानदा रखा गया और सिर्फ तख्त लाहौर को नवाजा गया। आप पता लगाएं, ये पिछले दिनों सजाद वड़ाई साहब ने भी पार्लियामेंट में पंजाब असम्बली में खड़े होकर कुछ इस तरह की तकरीर की, और मैं भी अक्सर व बेशतर यही कहता रहता हूँ कि हमें तालीम नहीं दी जा रही, हमें सिर्फ भेड़ बकरियाँ बनाया जा रहा है। तालीम दी जाती है लाहौर के स्टैंडर्ड्स के इलाकों में। हमारे यहाँ सिर्फ सिपाही बन सकते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ डिस्पेंसर बन सकते हैं, हम ना डॉक्टर बन सकते हैं ना ASP बन सकते हैं। यहाँ तालीम जो है ये सिर्फ हमें सामान उठाने के लिए दी जा रही है कि इसकी तरतीब और इसकी गिनती करने के लिए दी जा रही है। बाकी जो सारी तालीम है वो अफसर शाही के लिए, उनके बच्चों के लिए लाहौर और बड़े शहरों में इस्लामाबाद में दी जाती है। ये हमसे सिर्फ फीसें लाहौर की तालीम के हिसाब से लेते हैं, लेकिन हमें देते हैं ये सिंध की वाली तालीम के हिसाब से। तालीम हमें सिंध के हिसाब से मिल रही है और फीसें जो है अच्छा
अच्छा इसी एक अल्लाह बात पे आपको की बताऊं, है। आपकी थोड़ी सी तसहीह करना चाह रहा हूँ। सिंध की तालीम बहुत अच्छी है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी तालीम, जो सिंध का बंदा पढ़ा हुआ है ना वो कहीं भी चला जाए जनाब वो कामयाब है। उसकी वजह क्या है कि सर सिंध के मेरी लोग बात बहुत सुने, मेहनती हैं। आप मेरी बात सुने। आप सिंध को कराची, हैदराबाद या नवाबशाह ना समझे ना, आप इधर चले जाए ना, डरकी चले जाए, घोटकी चले जाए, कश्मीर चले जाए, राजनपुर चले जाए, रुझान चले जाए, ये छोटे इलाके जो है इनकी भी तो ये तालीम है ना, उनको भी सर देखे। खाली आप उनकी कराची हैदराबाद में देखे ना। सर गुजारिश सुने, उनकी तालीम इस तरह से है कि जनाब उन्हें तो कुरान के लफ्ज़ों का भी पता नहीं है कि ये क्या है। बस फिर वही तालीम हमें मिल रही है सर। मैंने आपको एक दफा आपके प्रोग्राम में तो से कहा था कि हमें ये ना इस चीज की जरूरत है कि हमें तर्जुमा भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अभी देखिए, अभी अभी ये देखिए सर, अभी आप जो एक बात कह रहे थे ना कि पहले नवाब भावलपुर जो है ना इधर से वो लेके आते थे, खाना काबा का खिलाफ बनाते थे। जी अब हमारी हालत ये होगी कि हमें कोई दोस्त आके कहते ना कि वो खाने काबे को टुकड़ा देते थे, वो हमें कान में कहते यार मैं तो चोरी करके लेके आया, वहां तो मैं काट के ले आया कैंची से नाल। मतलब कि हम वहां पे ये काम करने के लिए जाते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। हमारी हालत ये हो गई है। देखिए जब हमारे हुक्मरान चोर होंगे तो नीचे सब आवाम चोर है, अफसरशाही भी चोर है, इदारे भी चोर है, हर बंदा ही चोर है। हमें कोई हमें गैरतमंद बंदा चाहिए सर। अगर हमारा गैरतमंद बंदा अगर आज मैदान में होता तो मुझे अपने अपने ऊपर इतना यकीन है कि आज फलस्तीन की ये हालत भी ना होती। फलस्तीन में भी हमारे जो है ना अच्छा मैंने आपको पहुंचे होते हैं। अब मैंने आपको एक दफ़ा सवाल किया था, आज फिर वो सवाल मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि अगर मैं एक वक्त आए कि आपको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे और आप वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम जो है ना, जो ये अदारों के जो बड़े है ना, इनको तो मैं पहले चौक में लटकाऊंगा। यहाँ पे इंशाल्लाह सऊदी वाला निजाम ऐसा लाऊंगा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर फैसले होंगे। 2-3 दिन के अंदर ही जो चोर होंगे उनके हाथ कलम होंगे, जो कातिल होंगे उनकी गर्दनें उतरेंगी, जो जानी होंगे उनकी गर्दनें उतर जाएंगी और चौक में होगी, ताकि एक दूसरे को देख के लोग इबरत पकड़े, उनको भी पता चले कि सजा कैसी होती है। यार ये मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई कि जो चोर है उसको पकड़ा है तो उसके हाथ काट दो, तो फेसबुक ने मुझे जो है वो अलर्ट कर दिया कि खबरदार इस तरह का अगर मैसेज किया तो आपकी जो है आईडी वो बैन कर दी जाएगी। ये क्यों ऐसे हुआ? सर मेरी मेरी बात है, अफगानिस्तान में आपने एक वीडियो देखी होगी, पोस्ट आई हुई है कि वो एक लड़के के ऊपर ना तशद्दुद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अभी ये क्यों मार रहे हैं? बोला जी इसने रोजा नहीं रखा था, इसको सरेआम हम इबरत का निशान बना रहे हैं। तो ये बताएं कि जहाँ पे ऐसी सजा मिलेगी वहां पे बच्चे भी रोजा छोड़ेंगे, वहां पे लेडीज और जो मेरी माए बहने वो रोजा छोड़ेंगी, वहां पे जवान जो होंगे जो हम जैसे नहीं रोजे रखते, रोजा खोर है, तो वो रोजा छोड़ेंगे। बिल्कुल जब सही सजाएं बात। नहीं मिलेगी, हम तो खुद ही बेधड़क होकर चौक में खड़े होकर कुल्फियां खा रहे होते हैं, बेधड़क होकर दही बल्ले खा रहे होते हैं। तो किसने पूछना है, किसने कहना है? जिधर कानून की हुक्मरानी होती है वहां पे फिर कानून भी चलता है। बिल्कुल ऐसे ही जी, बहुत शुक्रिया वहां का आर्मी जनाब। चीफ आम आवाम में, वहां का आर्मी चीफ आम आवाम में ऐसे घूम रहा होता है जैसे आम इंसान है। इधर आर्मी चीफ निकले तो नहीं बाहर। निकलेगा जनाब, बाहर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? हमारा आर्मी चीफ माशाल्लाह हाँ जी, हाँ हाफिज जी, कुरान है। बाहर निकलेगा, इधर से नहीं निकलता। चलें, से बाहर निकल जाएगा जब टाइम पूरा हो जाएगा ना, फिर पता चलता है कि इसने $90 अरब बना लिए, $9 अरब का फ्लैट खरीद लिया, वहां पे जजीरा खरीद लिया, ये कर लिया वो। फिर बाद में ये खबरें हमें देखने को मिलेंगी, पहले कुछ नहीं मिलेगा हमें। हम क्या करें फिर? क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर हम मिली नगमे गा सकते हैं, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। तो अब तो बिक रहे हैं, हम तो अब तो सरेआम बिक रहे हैं। चलें जी, बहुत लग गया, हमें पता चल गया ये कितने डॉलरों में बिक सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। थैंक आप यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, हमारे मुल्क का ये निज़ाम, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जनाब यहाँ कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता। रमज़ान मुबारक का महीना है, सरेआम होटलों पे लोग खाने खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, चाय की महफिल चल रही है, सरेआम लोग सिगरेट पी रहे हैं, राह चलते हुए लोग। एहसास ही ख़त्म हो गया ना, एक सोच ख़त्म होगी, एक दिल में एक तजस्सुस ख़त्म हो गया, दिल की धड़कन। अब मैं सोचता हूँ ना, अक्सर यकीन करें आप, अफ्तारी के बाद भी अब तो रात हो जाती है और जब कभी बाहर निकलता हूँ तो एक ऐसा खौफ होता है कि यार मैं कोई ऐसी चीज़ मुंह में ना डाल लूँ जिससे मेरा रोज़ा टूट जाए। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक अजीब तरह का एहसास बन जाता है रोज़े का।
रहमानिया में ज्वाइन कीजिए, रहमानिया में ज्वाइन किया जी। वसीम भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम मैसेज, वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप, कैसे गुजरे आपके रोज़े और जनाब रोज़ाना के मामूलात। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो मुझे कॉल करना चाह रहे हैं, मेरा नंबर नोट करें 0300-6720-345 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जनाब आप मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में 0300-6720-345 67 भी 345 0300 0300 67 भी 345 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਖਤਾ ਮਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਤਾਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। क्यों साड़ियाँ जिंदगियां नूं रोल दिता गया, ना कोई कानून है, ना उहदे ते कोई अमल दरामद है, ना कोई तालीम है, ना कोई अकल है, ते ना ही मौत है। इजाज़त दिओ, अल्लाह।